हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का विज्ञान का जो 4th चैप्टर है, कार्बन तथा उसके यौगिक, मतलब कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं इसका जल्दी से। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा, मतलब पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पे कार्बन है, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कार्बन नाम जो है वो लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कोयला। जो भूपर्पटी है, मतलब जो अर्थ का ऊपर का जो क्रेस्ट है, उसमें जो खनिज पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बोनेट की फॉर्म में हो, चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में हो, या कोयला या फिर पेट्रोलियम की फॉर्म में हो, के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित होता है। तथा वायुमंडल जो है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% उपस्थित है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट COVALENT, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, तत्वों के परमाणुओं के बीच, मतलब मध्य इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है, उससे बने जो आबंध यानी बॉन्ड होते हैं, उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब कि जो कार्बन होता है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करता है, साझेदारी करता है, और फिर वो आबंध बनाता है। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक जो है वो 6 है। इसका अर्थ ये है कि एक जो कार्बन है उसके परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी L कक्ष में। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कार्बन है वो परमाणु के बाहर बाह्यतम कोश L जो कोश है उसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन परमाणु निम्न दो प्रकार है जिससे वो अपना अष्टक पूर्ण या पूरा कर सकता है। ये क्या करेंगे, पहली पॉइंट कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा और ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा C-4। लेकिन जो 6 प्रोटॉन हैं इसके अंदर, नाभिक के अंदर, वो 10 इलेक्ट्रॉन को, यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपने पास धारण करके रखना या पकड़ के रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात क्या है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन दान करके, अगर ये दान कर दे और धनायन बना ले, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर 6 प्रोटॉन वाले जो नाभिक है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बने, मतलब बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो भी उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। अतः जो कार्बन है परमाणु अपना अष्टक, अंतिम कक्ष को पूरा करने के लिए अपने सहसंयोजी संयोजी मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कार्बन के अन्य परमाणु तथा दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ साझा कर लेता है। या तो कार्बन से जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, या फिर किसी और परमाणु के साथ। तो इस प्रकार का जो बंध होता है उसको सहसंयोजी बंध कहलाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो जो सहसंयोजी आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध वाले जो अणु हैं, अणुओं में भीतर तो परबल आबंध होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इनका जो अंतराणुक बल है, एक अणु से दूसरे अणु के बीच का जो बल है वो बहुत कम होता है, दुर्बल होता है। अतः इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक, मतलब गलनांक यानी ऐसा तापमान जिस पे ये गल जाएं, और ऐसा तापमान जिस पे ये उबल जाएं, वो कम होता है। आगे है कार्बन के अपर रूप एवं उनके गुण। क्या अपर रूप है और क्या उनके गुण हैं। तो कार्बन जो है वो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, भौतिक स्वरूपों में पाया जाता है, जिसको उसको अपर रूप कहते हैं। तो यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। और कार्बन के 3 प्रकार होते हैं, तीन प्रमुख अपर रूप निम्नलिखित हैं। 3 जो अपर रूप है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हीरा। तो यह कैसा होता है, रंगहीन, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता, इसके आर पार हम देख सकते हैं, इसलिए ये पारदर्शी होता है, और अत्यधिक बहुत ज़्यादा ये कठोर होता है। और जो इसका उच्च अपवर्तनांक गुण, मतलब जो इसका अपवर्तनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो होता है 2.42 होता है। इसके कारण अत्यंत ये चमकीला होता है, मतलब इसमें चमक होती है। और जो हीरा होता है उसकी प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ जो हैं सबसे कठोर है। जो कार्बन जो है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, और यह विद्युत का कुचालक, यानी विद्युत इसके अंदर पास नहीं होती। परंतु इसका जो गलनांक है और उसमें जो चालकता है वो बहुत अधिक होती है।
ऊष्मा की चालन करता है। आगे कार्बन का जो दूसरा रूप है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ये क्या होता है, काले और भूरे रंग का अपारदर्शी, मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते ऐसा ये पदार्थ होता है। और यह हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है, और अगर जब इसे छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो ये चिकना होता है, छूने होने की अनुभूति देता है, यानी चिकना होता है छूने में। और यह विद्युत का अच्छा सुचालक, यानी करंट इसके अंदर पास आउट होता है, परंतु ऊष्मा का कुचालक, यानी इसमें ऊष्मा नहीं जाती। और जो ग्रेफाइट है सबसे अधिक सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है, स्टेबल है। अगला है फुलेरीन। C60 नाम का बकमिस्टर फुलेरीन जो नाम है, या फिर बकीबॉल करके C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण इसे रखा गया है। और ये गोलाकार होते हैं इसके अणु, और इसके रूप में एक साथ जुड़े रहते हैं, जो कि कार्बन कितने हैं, 60 हैं। और जो परमाणु हैं उनके जो गुच्छे हैं, गुच्छे युक्त जो कार्बन होते हैं उसको फ्लोरीन कहते हैं, और वो उसका अपर रूप है। और बकमिंस्टर जो फुलेरिन है उसके जो अणु होते हैं उसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, और षट भुजा, मतलब कितनी भुजा होती हैं, 5 भुजा होती हैं, 6 भुजा होती हैं, सॉरी 6। और पंच भुजीय, 5 भुजीय वल्य होते हैं, मतलब इसी तरीके से गोल सर्कल होते हैं, उसमें व्यवस्थित होता है। और 60 जो है सर्वाधिक क्रिया से सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला अपर रूप है ये बकमिस्टर। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, कार्बन का सबसे ज़्यादा मुख्य जो गुण है वो, तो अनुमान के अनुसार जो कार्बन होता है उसके लगभग 3 मिलियन यौगिक जो हैं कंपाउंड है आज की डेट में जाने जाते हैं, ज्ञात है। और कार्बन जो है इतनी अधिक जो संख्या है उसमें यौगिक को बनाना निम्नलिखित कारणों की वजह से वो बना पाता है। इन कारणों की वजह से वो बहुत लंबे अमाउंट में क्या बना पाता है, ज़्यादा अमाउंट में वो कार्बन के यौगिक बना पाता है। तो पहली गुण है इसका श्रृंखलन। क्या होता है, जो कार्बन होता है उसके जो परमाणु हैं उसमें एक अद्वितीय गुण होता है, एक ऐसा गुण होता है बहुत अद्भुत, जिसके कारण जो कार्बन होता है उसके परमाणु आपस में जुड़कर, परस्पर जुड़कर कार्बन परमाणुओं की जो विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं उनसे बन सकता है। कार्बन का यह जो गुण होता है वो श्रृंखलन कहलाता है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। एक है संयोजक कार्बन, मतलब इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, उसके होने के कारण यह कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के साथ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन या जैसे क्लोरीन या फिर सल्फर आदि के साथ सहसंयोजी आबंध बना सकता है। और जिसके फल परिणाम स्वरूप हमें कार्बन के असंख्य यौगिक प्राप्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, यौगिक प्राप्त होते हैं। एक है बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति। क्या होता है कि अपने छोटे जो आकार है उसके कारण जो कार्बन है वो सहसंयोजन के द्वारा बहु आबंध बनाता है। बहु आबंध या तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 1 से ज़्यादा यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो त्रिआबंधी और द्विआबंध बनाते हैं। और बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो अत्यधिक क्या होती है, अत्यधिक पाई जाती है। और कार्बन क्या है, विभिन्न यौगिकों में स्वयं से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि के साथ अनेक स्थायी यौगिक बनाता है वो। आगे है कार्बनिक यौगिक, कार्बन का यौगिक। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, तो जो कार्बन है उसके जो ऑक्साइड हैं या कार्बोनेट हैं तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं, वो ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो लवण होते हैं उनको छोड़कर कार्बन के सारे ही यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे यौगिक कार्बनिक कहलाते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं बर्जीलियस, उसने बताया कि जो संसार है उसमें समस्त यानी सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन के जो यौगिक हैं, उनका निर्माण केवल जीव जंतु द्वारा ही होता है, यानी जीव जंतु से ही वो बनते हैं। अर्थात जो जैव है, जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, अथवा जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति जरूरी है, अनिवार्य है। तो बर्जीलियस की इस अवधारणा को बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे है हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलकर के जो आबंध बनाते हैं। अब एक लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
यानी एक कार्बन है उसके जो जितने चारों इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो हाइड्रोजन से पूरे शेयर हैं तो वो संतृप्त कहलाएगा। तो संतृप्त जो एल्केन भी बोलते हैं इनको, एल्केन या फिर पैराफिन इनको कहते हैं। इनमें सभी कार्बन जो है परमाणु आपस में एक आबंध बनाते हैं, एक आबंध से जुड़े रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। तथा इनके नामकरण, जब इनका नामकरण लगाते हैं तो इनके लास्ट में अनुलग्न मतलब इनके पीछे एन लगता है, प्रयुक्त किया जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे CH4 है तो मेथेन, C2H5 है तो एथेन, इस तरीके से। आगे है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के बीच मध्य में कम से कम एक, दो या त्रि आबंध अगर उपस्थित होता है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो जो एल्कीन होता है उसके अंदर वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन द्विआबंध आवश्यक है, मतलब कार्बन से कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हैं तो एल्कीन जो होते हैं वो ओलियोफिन्स कहलाते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। उदाहरण के लिए C2H4 जिसको एथीन बोलते हैं। आगे हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन मतलब कार्बन के बीच तीन अगर बॉन्ड बन रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हैं, वो उनको एल्काइंस कहलाते हैं वो। और इनका जो सूत्र है वो CnH2n-2 होता है। उदाहरण के लिए C2H2 यानी इथाइन। आगे समाव्यता क्या कहलाती है? तो वह परिघटना, वह घटना जिसमें जो यौगिक है उनकी आणविक सूत्र तो समान होंगे, मतलब आणविक सूत्र तो सेम है, लेकिन उनका जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म होता है वो विभिन्नता, यानी उसमें भिन्नता दर्शाई जाती है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उसे समाव्यता कहलाती है, उसको समावयवता। ठीक है। तथा ये यौगिक जो होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समावयी कहलाते हैं। आगे ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है परंतु संरचना भिन्न होती है वो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। मतलब संरचना तो सेम है लेकिन आणविक जो सूत्र है वो, मतलब गुण सूत्र तो समान है, आणविक सूत्र तो समान है लेकिन संरचना अलग है, जिसकी वजह से वो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4 कार्बन हैं परमाणु CH4H10 है वाले जो एल्केन होंगे ब्यूटेन कहलाते हैं। उसके लिए निम्न 2 संरचनाएं हो सकती हैं। एक तो सीधी श्रृंखला होती है, चेन टाइप बोलते हैं, CCC। उसके बाद जो दूसरे उसमें शाखित है, शाखा में एक सीधा दूसरा सीधा, उसके बाद अलग अलग जुड़ रहे हैं कार्बन। तो जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी कुछ श्रेणियां हैं और उनके कुछ क्रियात्मक समूह हैं जो पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है कि जो कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको वो संतृप्त टाइप का हाइड्रोकार्बन है, और है कौन सा? वो एल्केन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं तो द्विबंध, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं साझेदारी है तो त्रिआबंध कहते हैं उसको। अब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो 4 आते हैं, तो उनमें से एक हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़कर इन क्रियात्मक समूह को लगाया जाता है और इनका नाम और वो गुण जो चेंज हो जाता है लगाने के बाद। तो पहला जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो अल्कोहल ग्रुप होता है। दूसरा है एल्डिहाइडिक जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है CHO। उसके बाद जो कीटोन होता है वो CO ग्रुप होता है, कीटोनिक या फिर कार्बोनिक। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो कार्बोक्साइल जो ग्रुप होता है वो COOH यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो एमीन होता है वो NH2 -NH2 ये अमीनों के लिए यूज़ होता है। ये जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनकी जो मुक्त संयोजकता है उसको एक रेखा द्वारा ही दर्शाया गया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। आगे लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी। तो वह कार्बनिक यौगिक यानी वो कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होता है, मतलब सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होता है, तथा इनके जो अनुभार है उनमें 14 का डिफरेंस आता है, यानी CH2 में C जो है उसका वजन 12 होता है और H मतलब 2 है, तो टोटल होगा 14 यानी 14।
तो इनका जो अणु का भार है वो 14 के अंतर से घटते हुए होता है या बढ़ते हुए क्रम में होता है व्यवस्थित किया जाए तो। और एक श्रेणी का निर्माण होता है और इस श्रेणी को ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। और एक जो सजातीय श्रेणी है उसके हर यौगिक, प्रत्येक यौगिक को एक दूसरे का सजात कहते हैं। आगे है उदाहरण के लिए जैसे एल्केन श्रेणी है, उसके सारे सूत्र जैसे CnH2n+2 होगा। जैसे C जो है CN है और H कितना है 4 है। इससे अगले का C2 है, H इसी फॉर्मूले के हिसाब से 6 है, दुगने से 2 अधिक। ये भी 3 दूनी 6 और 2 8, दुगने से 2 अधिक प्रोपेन। 4 दूनी 8 और 2 10, दुगने से 2 अधिक। ये क्या है उदाहरण है इसकी। अब कार्बनिक यौगिक के नामकरण, इनका नाम कैसे रखा गया, नामकरण कैसे होता है, तो IUPAC एक सिस्टम होता है, पद्धति होती है जिसके द्वारा इनका नाम रखा जाता है। तो IUPAC जो पद्धति है उसमें जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो नामकरण है वो निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। जिसे पूर्व लग्न जो पहले लगते हैं वो मूल शब्द, और उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न होता है, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न होता है। तो जो मूल शब्द होता है यह श्रृंखला में कार्बन जो परमाणु है उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर एक कार्बन है तो उसको मैथ बोलेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, उसी तरीके से ब्यूट, पेंट, हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, इस तरीके से होते हैं। अब पूर्व लग्न, पूर्व लग्न क्या होते हैं, ये मुख्य हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से प्रतिस्थापित यानी हाइड्रोजन को हटा करके प्रतिस्थापकों या तथा पार्श्व जो श्रृंखलाएं हैं उनकी संख्या व कार्बन संख्या श्रृंखला के स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे ये मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, उसके बाद C2H5 ये इथाइल ग्रुप हो गया Br ब्रोमो, और OR जो है एल्कोक्सी ग्रुप हो गया इस तरीके से। अब जो प्राथमिक अनुलग्न है जो पहले लगते हैं, प्राथमिक अनुलग्न जो पीछे की तरफ लगते हैं, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को प्रदर्शित करता है, इन एन एनाइन, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न क्या है कि ये क्रियात्मक समूह की वरीयता को व्यक्त करते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह में है। तो क्रियात्मक समूह की वरीयता निम्नलिखित है, जैसे COOH हो गया, -SO3H हो गया, COOR हो गया, COX हो गया, CONH2 हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके। उसके बाद देखो दिखा रखा है अभिलक्षणिक समूह का नामकरण किस तरीके से होता है। तो देखो पूर्व लग्न और अनुलग्न, अनुलग्न पीछे की तरफ लगने वाले और पूर्व लग्न मतलब आगे की तरफ लगने वाले। तो इसमें क्या होता है, जैसे हेलोजन ग्रुप जो होता है वो आगे की तरफ लगता है। मान लो 1 2 3, अगर इसमें 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है, एक आबंध लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो वो होगा क्लोरो, ये होगा प्रोपेन। और इसमें क्लोरीन लग रहा है यानी हेलोजन ग्रुप लग रहा है, तो ये नाम पहले बोला जाएगा इसका, तो क्लोरीन का क्लोरोप्रोपेन बोला जाएगा। उसी तरीके से ब्रोमीन का ब्रोमो, तो ब्रोमोप्रोपेन बोला जाएगा और ये इसका फॉर्मूला होगा। ऐसे ही एल्कोहल जो होता है अनुलग्न होता है, पीछे की तरफ लगता है, तो ओल लगता है इसके लास्ट में। जैसे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोल कहेंगे, नोल। उस तरीके से एल्डिहाइड में अनुलग्न एल होता है, जैसे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनल कहलाएगा। उसके बाद कीटोन ग्रुप है, CO लगा हुआ है तो प्रोपेनोन, नोन लगता है, ओन, ठीक है, प्रोपेनोन। ऐसी कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है उसका जो अनुलग्न ओइक होता है, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक कहलाएगा वो। उसी तरीके से दो द्विआबंध है, 2 आबंध होंगे तो ईन कहलाएगा, और जो त्रिआबंध होंगे तो आइन लगेगा। जैसे मान लो प्रोपेन, PROPANE था, प्रोपेन अगर होता, इसमें अगर हमने ये वाला ग्रुप जोड़ा होता, मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध होते, तो PROPYNE हो जाता है, आइन लग जाता। अब जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके कुछ रासायनिक गुणधर्म हैं। तो पहला जो रासायनिक गुणधर्म है उसको बोलते हैं दहन। तो जो कार्बन होता है वो अपने सभी अपर रूप, जितने भी उसके अपर रूप हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ वो दहन करने पर, ऑक्सीजन के साथ उसको मतलब जलाने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। और अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो भी जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं, और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो कार्बन का कोई भी कंपाउंड यौगिक अगर उसको जलाएंगे यानी ऑक्सीजन देंगे उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश मिलेगा। उसके बाद इसका दूसरा गुणधर्म आगे है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें ऑक्सीजन अगर मिलती है तो ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बस इसकी मात्रा बढ़ सकती है कितनी है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो ये सामान्यतः स्वच्छ जो ज्वाला है या मतलब स्वच्छ ज्वाला में देते हैं, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें काला धुआं देते हैं वो, जो जिसमें त्रिआबंध और द्विआबंध यानी 2 आबंध वाले और त्रिआबंध वाले जो होते हैं। अब क्योंकि इनका जो पूरी तरह दहन नहीं होता, ईंधन जो है जैसे कि एलपीजी जो है वो अपूर्ण दहन के कारण, कम दहन उसका होता है, जिसके कारण खाना जो बनाने के पात्रों के पैंदी जो होती है नीचे का हिस्सा होता है वो काले पड़ जाते हैं इसी की वजह से, क्योंकि वो पूरी तरह नहीं जलते। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको ऑक्सीकृत करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्सीकारक है जो इसमें ऑक्सीजन जोड़ने में मदद कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ा तो ये बन गया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है क्षारीय पोटेशियम। जो क्षार जो है, क्षार एक पोटेशियम परमैंगनेट एक क्षार है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेटिक अम्ल है, वो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सामान्यतः जो अल्कोहल होता है उसको एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को अम्ल में मतलब बदला जाता है। तो केवल ऑक्सीकरण से ही अल्कोहल को एल्डिहाइड में तथा एल्डिहाइड को अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे है योगात्मक। योगात्मक मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, जोड़ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होता है उसके जो पदार्थ होते हैं उसमें किसी छोटे अणु के त्याग के बिना उसको हटाए पूरी तरह योग होना योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, बिना किसी को हटाए। उदाहरण के लिए पैलेडियम है एक और निकेल है जैसे कुछ उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो तत्व होते हैं जो किसी अभिक्रिया को अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं, ज़्यादातर तो बढ़ाते ही हैं। तो अभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी 2 या 3 वाले जो हाइड्रोकार्बन है उसको जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मतलब बदला जाता है। तो देखो इसमें 2 बॉन्ड शेयर थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, उसको 1 बॉन्ड कर दिया सिंगल, क्योंकि उसमें हमने एक्स्ट्रा यानी हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो गई। वनस्पति जो तेल होते हैं जो जिसे डालडा घी बोलते हैं वो असंतृप्त यौगिक हैं और उनको हाइड्रोजन उसमें जब ऐड कर दी जाती है तो उससे वो संतृप्त यानी वनस्पति घी में बदल जाते हैं। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा हटता है या प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वो जैसे ये है क्लोरीनीकरण, एक प्रक्रिया है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं उसका क्लोरीनीकरण परमाणु जो होता है द्वारा प्रतिविस्थापन हो जाता है, जिसे क्लोरीनीकरण, क्लोरीन का लगना कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन एक है CH4 ये रखा, उसकी क्रिया अगर सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराएं उसे गर्म, तो कराने पर इसका एक एक करके चारों जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब क्लोरीन उसको हटा दी और खुद जुड़ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन कहलाएगी, क्लोरीनीकरण कहलाएगी, और उसको मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोलते हैं। आगे है ईंधन, फ्यूल। वे पदार्थ जो जलाने पर प्रकाश देते हैं और ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। वे ईंधन जो लंबे समय पूर्व जो जो ऐतिहासिक रूप से पुराने पौधे या जंतुओं के मरे हुए यानी जीवाश्मों के धरती में या चट्टानों की परतों में नीचे दब गए थे वो पहले, और उनके विघटन मतलब उनके सड़ने के बाद, उनका विघटन होने के बाद, टूटने के बाद वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कुछ प्रमुख जीवाश्म ईंधन हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है कोयला। तो यह कार्बन, ये क्या कार्बन है ये, और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल कठोर मिश्रण होता है, तथा इसमें क्या होते हैं, कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं, और यह पौधे, फन तथा पेड़ों के विघटन यानी टूटने से बनते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व पहले जो है वो पृथ्वी में क्या हो गए थे, दब गए थे।
आगे 2 पेट्रोलियम, दूसरे पे पेट्रोलियम है, ये क्या है, ईंधन है, जो हम पहले पढ़ा हमने कोयला, दूसरा पढ़ेंगे पेट्रोलियम। तो प्रकृति में जो चट्टानें हैं, चट्टानों के नीचे दबे हुआ गड़ा, जो गाढ़ा गाढ़ा या चिपचिपा गहरे रंग वाला विशिष्ट गंध वाला एक द्रव पाया जाता है, और इस द्रव में कार्बन जो है, एक कार्बन से लेके कार्बन 40 से 46 तक लंबी श्रृंखला वाले एलिफैटिक यानी यौगिक पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं। ग्रीक भाषा में पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, अर्थ है चट्टान, और तथा ओइलम का मतलब होता है तेल, चट्टान वाला तेल। तो उसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का मुख्य क्या है, घटक है जो पाया जाता है। ज्वाला, यह वह स्थान है जहाँ ईंधन के जलने के समय गैस के पदार्थ हैं उनका दहन होता है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है और ईंधन के जो दहन के आधार पर ज्वाला जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। फ्यूल, जैसे हम आग लगाते हैं तो 2 प्रकार की उनमें ज्वाला होती है। एक तो होती है नीली या फिर अदीप्त ज्वाला जिसको बोलते हैं, जिसको अगर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उसकी उपस्थिति में इंजन क्या है, पूरी तरह दहन होता है, जिसे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। और किंतु प्रकाश जो है उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए गैस का जो स्टोव होता है उसमें एलपीजी का जो दहन होता है वो। अब पीली तथा दीप्त ज्वाला, तो अपर्याप्त वायु की वजह से वायु पूर्ति की जो स्थिति है उसमें ईंधन जो होता है उसका पूरी तरह न जल पाना, दहन हो पाना, जिसके कारण बिना जले कार्बन जो है उसके कण का निर्माण होता है जो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण मोम के वाष्प का जलना। आगे है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जैसे है इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। इसका अणुसूत्र तो है C2H6O और संरचना सूत्र है इसका CH3CH2OH या फिर C2H5OH भी इसको बोल सकते हैं। एथेनॉल जो होता है सभी प्रकार के जो शराब हैं उनका मुख्य अवयव होता है ये, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन या फिर ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। और अल्कोहल जो एथेनॉल है उसका निर्माण गन्ने के रस से प्राप्त जो शीरे हैं उसके किण्वन से सड़ने के द्वारा उसको बनाया जाता है। आगे है इसका रासायनिक गुण क्या है। तो जो सोडियम है उसके साथ अगर ये अभिक्रिया करेगा, एथेनॉल अगर सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया पर सोडियम एथोक्साइड या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जिसे एथेनॉल, देखो एथेनॉल के साथ सोडियम मिला तो सोडियम एथोक्साइड बनी और हाइड्रोजन गैस उसमें निकल गई। एक है निर्जलीकरण, मतलब जल निकाल देना किसी में से। तो निर्जलीकरण क्या है, यौगिक से जल को अलग करने की अभिक्रिया होती है जिसको निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी उसमें से पानी निकल जाता है और एथीन बन जाता है, अल्कोहल एथीन बन जाता है। तो एथेनॉल को गर्म किया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो वो एथीन बन गया। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो जो एथेनॉल होता है उसका उपयोग अस्पतालों में जो घाव हैं या फिर सिरिंज है उसको रोगाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। और जो शराब है, शराब पे पेय बनाने के लिए उनके उपयोग दवाइयों में, टिंचर जो आयोडीन होता है उसमें, खांसी का सिरप बनाने के लिए एवं ईंधन तथा विलायक के रूप में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल अगला मतलब पदार्थ है। तो एथेनोइक अम्ल जो होता है साधारणतः एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसका 3 से 4% जो जलीय विलयन होता है उसको सिरका कहते हैं। सिरका आप जानते होंगे। अर्थात जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके का एक मुख्य अवयव होता है, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं इसको। बर्फ़ के समय जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है और यह जो जल है वो मुक्त होता है, मतलब इसमें जल नहीं होता। इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो अम्लीयता कम आयनित होने के कारण, इसमें अम्लीयता कम है जिसके कारण HCl से ये दुर्बल अम्ल है, परंतु H+ आयन त्यागने के बाद यह अधिक स्थायी प्राप्त कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, स्थायी हो जाता है। तो ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके जो स्थायित्व है वो बना लेता है। आगे है क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो क्षारों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे
अभिक्रिया करके जो लवण है तथा जल बनाता है, जो ये अम्ल है, क्योंकि अम्ल का गुण है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो एसिटिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एथिनेट बोलते हैं इसको, इसके साथ जल बनाएगा। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है, पता चलता है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं COOH जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि अम्लता को शो कराता है। आगे एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण होना। तो उत्प्रेरक जो होते हैं उनके रूप में सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी कम अल्प मतलब कम मात्रा की उपस्थिति में कुछ बूंदें जो होती हैं वो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया द्वारा एथेनोइक अम्ल फलों जैसी सुगंध वाले यौगिक यानी एस्टर को बनाता है। मतलब कि क्या है कि एथेनोइक अम्ल में जब एथेनॉल मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एक एस्टर बनेगा, एथिल एथेनोइड बनेगा, जो कि एक एस्टर है जो सेंट मतलब स्मेल जो होती है वो बनता है और उसके साथ जल बनता है। तो ये बता रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अगर ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है कार्बोनेट के व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एसीटेट लवण निर्मित करते हैं और CO2 गैस मुक्त करते हैं इसके साथ। तो ये देखो जो अम्ल है ये एसिटिक अम्ल है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाल रहा है, मतलब उत्पाद के रूप में। तो उपयोग, इसका उपयोग अचार को सुरक्षित रखने में और तब विनेगर सिरका बनाने में किया जाता है। आगे है साबुन तथा अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, सोप एवं डिटर्जेंट। उच्च अणुभार, ज़्यादा अणुभार वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसके सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, और एक लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें अमोनियम तथा सल्फोनेट वाले जो लवण होते हैं उसको डिटर्जेंट यानी अपमार्जक कहते हैं। तो जो अपमार्जक होता है उसकी लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला का निर्माण तेल तथा वसा से न करके पेट्रोलियम से किया जाता है। सफाई कार्य के लिए जो साबुन है उसकी अपेक्षा उसके अलावा अपमार्जक उसको ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि वो होते हैं और क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ अवक्षेप नहीं देते, जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि साबुन जो है इन आयनों के साथ अवक्षेप देते हैं। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, तो वसा अम्ल जो होते हैं और उसके ग्लिसरॉल एस्टरों के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण सोफिनिफिकेशन कहते हैं। यानी वसा जो है वसा के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो साबुन और ग्लिसरॉल बनेगा। ये इसका कंपाउंड है, यौगिक है। आगे इस प्रक्रिया में जो ग्लिसरॉल होता है सह उत्पाद है, साथ में उत्पाद है, वो साथ में प्राप्त होता है। आगे है साबुन के अणुओं की संरचना, साबुन के अणु कैसे बनते हैं। तो जो रासायनिक रूप से जो साबुन है उसके निम्न दो भाग होते हैं। अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग जो हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जिसमें ध्रुव नहीं होता और वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और ये भाग वसा में मिक्स हो जाता है और इसे जल विरोधी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और वसा स्नेही लिपोफिलिक बोलते हैं इसको। आगे ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, यह भाग जल में तो मिक्स हो जाता है, इसे जल स्नेही बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, तथा वसा में विरोधी, वसा में इसे नहीं चिपकता। तो एक तो जल में चिपक जाएगा और एक किस में चिपक जाएगा, वसा में। तो ये साबुन के अणु हैं। आगे है साबुन की शोधन क्रिया, मिसेल का निर्माण, मतलब साबुन काम कैसे करता है। तो जो साबुन होता है, साबुन को जल में घोलने विलय करने पर यह जल में कोलाइडी निलंबन बनाता है, निलंबन इस तरीके का बनाता है, जिससे क्या होता है साबुन के जो अणु होते हैं आसपास एक गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं और गोलाकार साबुन का एक मिसेल
बनाते हैं। उसके बाद मीसेल जो है, मीसेल के रूप में साबुन अनेक वस्तुओं को जैसे वस्त्र, शरीर, पात्र आदि स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि जो तेल है वो मेल मीसेल के केंद्र में इकट्ठा हो जाता है और विलयन में जो मीसेल है वो कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन जो होते हैं वो विकर्षण दूर होने के कारण अवक्षेप नहीं होते। और इस प्रकार जो मीसेल है वो मीसेल में तैरते मेल को मैल जो है गंदगी जो है उसको आसानी से हटाया जा सकता है। और साबुन के जो मीसेल होते हैं अपने बड़े आकार के कारण प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं और यही कारण है कि जो साबुन होता है उसका घोल बादल जैसा दिखाई देता है। तो ये जो है ये मीसेल का निर्माण का उदाहरण है। तो ये पार्ट पानी में घुल जाता है और ये पार्ट जो है वो गंदगी में, तो तेल की बूंदों को वो आराम से खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये जो टॉपिक है वो जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।